हेलो बच्चों, नए चैप्टर के साथ हाउस प्रॉपर्टी जिसका नाम है। इस चैप्टर इनकम हमने एक सैलरी की इनकम निकाली थी और 5 हेड में दूसरे नंबर का हेड होता है ये क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम घर को किराए पर देते हैं उससे कोई इनकम होती है तो वो इस हेड के अंदर आती है। सिंपल है, छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी से हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा करने में। तो हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर we will study about the taxation of the income earned from letting out of building। अगर हम बिल्डिंग को किराए पर देते हैं तो उससे जो इनकम होती है वो यहाँ पर हम बात करेंगे। we will learn how to calculate the income from house property under various situation। हमारे सामने अलग अलग सिचुएशंस होंगी, उन अलग अलग सिचुएशन में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करें वो हम सीखने वाले हैं। दिस इज द ओनली सोर्स वेयर वी कैलकुलेट नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। बच्चों यहाँ पर रियल इनकम नहीं निकाली जाएगी, नोशनल इनकम निकाली जाएगी। रियल इनकम इसलिए नहीं निकाली जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयर जो हाउस का ओनर है वो बहुत झूठ बोल सकता है कि मेरी इनकम बहुत कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम नोशनल इनकम निकालेंगे। दिस नोशनल इनकम इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस जो नोशनल इनकम है इसे हम क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। सेक्शन है 22 जो बेसिक है, बेसिस है चार्ज का। और द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। मतलब जो जमीन है और जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग है उसका जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे और उस नोशनल इनकम को क्या बोलेंगे हम, एनुअल वैल्यू। और वो ओनर के लिए इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसमें कुछ डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24। जैसे अंडर सेक्शन 16 मिलती है ना सैलरी में, ऐसे इसमें अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन मिलेगी हमें। प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी और पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूज बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम अपनी बिल्डिंग में खुद का बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हैं तो हमारी कोई इनकम नहीं है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैरीड ऑन बाय हिम द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो बिल्डिंग हमारी जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है उस पर कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। असेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर दिस हेड। इस हेड में टैक्स लगाने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। वो एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है? प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। मतलब अगर आप बिल्डिंग और लैंड दोनों को साथ में किराए पर दे रहे हैं, ये है लैंड और इसके ऊपर बिल्डिंग है, तो इस चैप्टर में हम टैक्सेबल करेंगे। अब आपके मन में हो सकता है कि हवा में बिल्डिंग थोड़ी ना होगी, जमीन तो होगी, लेकिन यहाँ बात है कि अगर हम केवल जमीन को किराए पर दे दें तो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए लैंड और बिल्डिंग दोनों होनी चाहिए। केवल लैंड है तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो किसी और हेड में जाकर टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर हमने प्रॉपर्टी में हम खुद रहते हैं तो हम आगे जाकर सीखेंगे बच्चों कि एक हाउस प्रॉपर्टी जिसमें हम खुद रहते हैं वो तो फ्री है, उसमें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 घर है तो एक घर फ्री हो जाएगा और एक घर को मान लिया जाएगा किराए पर दिया और उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं नोशनल इनकम टैक्सेबल होती है। हमारे पास 2 घर है, एक घर तो हम दोनों घर में हम कभी कभी रह लेते हैं या एक घर खाली रहता हमेशा, तब भी ये चैप्टर कहेगा कि एक कोई सा भी घर आप फ्री करा लो, लेकिन जो दूसरा घर है उसमें हम मान लेंगे वो किराए पर दिया और उसकी एनुअल वैल्यू मतलब रेंटल इनकम जो नहीं भी हुई वो मान लेंगे हुई है और वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड इसीलिए लिखा है, चाहे लेट आउट हो, और लेट आउट हो लेकिन अगर हम उस बिल्डिंग में अपना ही बिजनेस चला रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा, विल बी एक्सक्लूडेड। अगर हम अपना ही बिजनेस चला रहे हैं तो वो फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम किराए पर दे रहे हैं या हम खुद एक से ज्यादा घर में अगर हम रहते हैं तो एक घर तो फ्री है, बाकी के घर टैक्सेबल हो जाएंगे। रेंटल इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड विल बी टैक्सेबल अंडर दैट बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। मैंने आपको बताया बिल्डिंग होनी जरूरी है, अगर केवल जमीन है तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो फर्स्ट कंडीशन आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सेकंड कंडीशन है एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हमारा जो एसएससी है, एसएससी मतलब जिसकी इनकम निकाल रहे हैं वो ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का।
अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो उसके लिए इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इफ assessee is not owner of the property then income of house property will be taxable under the other sources। जैसे आपने एक मकान किराए का लिया और उसे आगे और किसी को किराए पर दे दिया, समझ रहे हो, आपने एक किराए का मकान लिया और वो मकान आपने किसी और को आगे किराए पर दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में वो मकान आपके लिए इनकम जो होगी वो टैक्सेबल तो होगी, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी, अदर सोर्सेज में होगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपका ओनर होना जरूरी है। जबकि आपने किराए पर लेकर अगर आपने सबलेट किया है तो आप ओनर तो है नहीं। ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर ऑल्सो, ओनर हो या डीम्ड ओनर हो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड ओनर वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 27 हमें बताता है डीम्ड ओनरशिप क्या है। डीम्ड ओनर का क्या मतलब है, मतलब हमारे इनकम टैक्सेबल है या तो ओनर के लिए या डीम्ड ओनर के लिए। डीम्ड ओनर मतलब ओनर है नहीं लेकिन हम मान रहे हैं ओनर है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ऐसा मान लिया जा रहा है। तो कोई ऐसी वजह होगी कि एक्चुअल में ओनर तो यही है लेकिन लीगली ओनरशिप इसके नाम पर अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। As per section 27, the following person, though not the legal owner of the property, are deemed to be the owner of purpose of section 22 to 26। ये ओनर नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं ओनर है। सबसे पहला है ट्रांसफर टू स्पाउस। सेक्शन 27 की फर्स्ट क्लोज कहती है कि अगर आपने अपनी स्पाउस को कोई घर ट्रांसफर किया फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन या फ्री में, तो वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफरर इन दैट केस इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर। दिस वुड हाउएवर नॉट कवर केसेस वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। बच्चों ये क्या है, मैं पूरा आपको सब कुछ समझाता हूँ। सपोज मिस्टर ए हैं और मिसिज ए हैं। आपको पता है कि इंडिविजुअल के केस में कुछ इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। मान लेते हैं 5 लाख रुपए तक की इनकम फ्री है। तो अगर इनकी 5 लाख रुपए की इनकम है और इनकी भी 5 लाख रुपए की इनकम है, तो दोनों की 5-5 लाख की इनकम फ्री हो गई, तो टैक्स दोनों के लिए जीरो हो गया। लेकिन अगर इनकी इकलौती 10 लाख की इनकम है और इनकी इनकम जीरो है, तो इन पे काफी अच्छा खासा टैक्स बैठ जाएगा। तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए इस टैक्स को बचाने के लिए क्या करते हैं, मिस्टर ए इस 10 लाख में से दो इनकम है, 5 लाख बिजनेस की इनकम है इनकी या सैलरी की इनकम है और 5 लाख रेंटल इनकम है। इन्होंने सोचा कि अगर मैं रेंटल इनकम मिसिज ए के नाम पर किसी तरीके से कर दूं तो वो 5 लाख रुपए उनके लिए फ्री, मेरे लिए 5 लाख फ्री, तो दोनों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, अपना जो घर था, क्योंकि ओनर के लिए टैक्सेबल होता है, अपना घर मिसिज ए के नाम पर कर दिया। अब मिसिज ए के नाम पर घर होने से इनकम उनके लिए टैक्सेबल होगी और 5 लाख की फ्री हो जाएगी। तो ऐसा करने से ये टैक्स देने से बच जाएंगे मिस्टर ए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मिस्टर ए ने फ्री में या सस्ते में, इन एडुकेट कंसिडरेशन मतलब या तो फ्री में या सस्ते में, वैसे तो इन एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब है कि सस्ते में, कम रेट में, लेकिन यहाँ अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब दोनों बातें कवर हो गई, सस्ते में दिया या फ्री में दिया। तो हम मिसिस ए को ना मानकर डीम्ड ओनर मिस्टर ए को ही मानेंगे और मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। इसमें एक केस अलग कर दिया कि अदरवाइज देन फॉर एग्रीमेंट फॉर लीव अपार्ट। मान लिया दोनों का तलाक हो रहा है, मिस्टर ए और मिसिस ए दोनों अलग अलग हो रहे हैं और तलाक का जो आपस में इनका सेटलमेंट हुई है, या तो कोर्ट के थ्रू या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो सेटलमेंट हुई है, उस सेटलमेंट में मिस्टर ए ने अपना घर मिसिस ए को दे दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में तो फ्री में ही दिया है, पैसा तो लिया नहीं है। तो अब अगर हम डीम्ड ओनर मिस्टर ए को मानेंगे तो बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। एक तो तलाक हो गया, उसकी बीवी चली गई और ऊपर से घर का जो रेंट है वो भी बीवी ले रही है, लेकिन टैक्सेबल हो रहा मिस्टर ए के लिए, तो वो ना हो इसलिए वो वाली कंडीशन हटा दी है। तलाक के केस में अगर जा रहा है तो मिसिस ए को ही ओनर माना जाएगा, लेकिन अगर और बाकी केस है तो मिस्टर ए को डीम्ड ओनर मानते हुए मिस्टर ए की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। उम्मीद है मैंने आपको बहुत तसल्ली से डिटेल में समझाया है, समझ में आपको आ गया होगा। तो अब दूसरा केस है कि इन्होंने सोचा कि अब स्पाउस को तो ट्रांसफर, अच्छा जो स्पाउस का मतलब है हस्बैंड वाइफ को करे या वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर करे, इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड ही वाइफ को करे। तो स्पाउस में जीवन साथी आता है, मतलब
जो हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। अब हम स्पाउस को तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, उस सिचुएशन में डीम्ड ओनर का सेक्शन आ जाएगा 27। तो हमने सोचा हम माइनर चाइल्ड के नाम पर कर देते। तो अगर माइनर चाइल्ड के नाम पर करते हैं, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन द ट्रांसफरर, मतलब जिसने ट्रांसफर किया है, इन दैट केस इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सो ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर करने वाला है, वही ओनर माना जाएगा। जैसे मिस्टर ए अपने माइनर चाइल्ड को अपना हाउस प्रॉपर्टी देते हैं तो मिस्टर ए ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे। दिस वुड हाउएवर नॉट कवर केसेस वेयर प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू ए माइनर मैरिड डॉटर। वैसे तो इलीगल है, लेकिन फिर भी माइनर है, मैरिड डॉटर है, तो हमें पता है कि कोई भी बेवकूफ़ इंसान ही है जो अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर हाउस प्रॉपर्टी करेगा केवल टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि एक बार ससुराल में इनका असेट चली जाएगी तो फिर तो वापस कभी आएगी नहीं। क्योंकि ऐसा है, इसलिए उस सिचुएशन को हटा दिया है कि कभी भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो टैक्स बचाने के लिए अपनी हाउस प्रॉपर्टी ही माइनर मैरिड डॉटर के नाम कर देगा, और वहां से तो जिंदगी में कभी वापस आएगी नहीं, क्योंकि जवाई राजा हमें वो प्रॉपर्टी कभी वापस देंगे नहीं। Where the individual transfer cash to his or her spouse or minor child and the transfer acquires a house property out of such cash, the transferor shall not be treated as deemed owner of the house property. Such transaction would however attract clubbing provision. बच्चों ये क्या है, एक हमारा चैप्टर है, बाद में पढ़ने में आएगा क्लबिंग। क्लबिंग में भी सारी यही बातें लिखी हैं कि कोई अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए कोई और प्रॉपर्टी या कोई चीज दे देता है तो वापस उसे क्लब, इनकम क्लब होती है। यहाँ पर तो डीम्ड ओनर की बात है, वहां पर लिखा है इनकम क्लब हो जाएगी। वहां पर क्या है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। सपोज मिस्टर ए है और इनके पास डिवेंचर्स हैं, मान लिया 50 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, ठीक है। तो डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल हो जाती है, तो इन्होंने डिवेंचर मिसिस ए के नाम पर कर दी। तो क्लबिंग का चैप्टर जो है वो ये नहीं कहता कि हम डीम्ड ओनर मिस्टर ए को कहेंगे, या अदर सोर्सेज के चैप्टर में ये नहीं कहा जाता है कि मिस्टर ए को डीम्ड ओनर मानते हुए मिस्टर ए की इनकम होगी, नहीं। वहां पर पता क्या लैंग्वेज लिखी है, वहां लिखा है कि अगर कोई इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए कोई एसेट ट्रांसफर की गई है तो हम जो इनकम है वो इसकी ट्रांसफरर की इनकम में ऐड बैक कर देंगे। मतलब मिसिस ए को जो पैसा मिला है उससे जो इंटरेस्ट इनकम है वो हम वापस क्लबिंग कर देंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम इनकम विल नॉट बी क्लब। मतलब जो मिसिस ए को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला है, हो सकता है मिसिस ए मिस्टर ए को वापस दे दी हो सकता है वापस ना करती हो। तो अगर मान लिया मिसिस ए को वो इनकम इंटरेस्ट की हुई और उन्होंने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वहां से उन्हें और इनकम हुई, तो वो क्लब में नहीं आएगी। लेकिन वो हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब ये आपके लिए सिंपल सा रूल है कि एक चैप्टर होता है क्लबिंग का, उस क्लबिंग के चैप्टर में इनकम क्लब होती है। तो यहां पर अब ये बोला गया है कि सपोज मिस्टर ए ने मिसिस ए को हाउस दे दिया तो सेक्शन 27 आ जाएगा और डीम्ड ओनर माना जाएगा कौन, मिस्टर ए। लेकिन यहाँ एक और बात बताई गई है कि मिस्टर ए ने मिसिस ए को कैश दिया और कैश इन्होंने वापस इनको देकर हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए तो खरीदी नहीं है, लेकिन पैसा तो मिस्टर ए का ही था, तो वहां पर क्लबिंग का चैप्टर आ जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। और क्लबिंग प्रोविजन ये कहता है कि इस कैश से जो भी एसेट खरीदी है मिसिस ए ने, उसकी इनकम मिस्टर ए में क्लब हो जाएगी। तो होगी इसकी मिस्टर ए की ही इनकम, लेकिन चैप्टर अलग, सिचुएशन अलग, कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली जाएगी। इस वाले सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिसिस ए की आएगी, लेकिन प्रॉपर्टी की इनकम निकलने के बाद वो क्लब हो जाएगी मिस्टर ए की इनकम में। अल्टीमेटली फाइनल आंसर सेम आएगा, लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया कि अगर मिस्टर ए ने घर दिया है तो मिस्टर ए डीम्ड ओनर है और मिस्टर ए की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकलेगी। लेकिन मिस्टर ए ने कैश देकर वही घर बेच दिया है अपनी वाइफ को, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वाइफ की, मतलब मिसिस ए की ही मानी जाएगी, वहां डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, लेकिन बाद में क्लब हो जाएगा। थक गया मैं तो भैया इतनी बात समझा कर, आप भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन ये थ्योरी के 4-5 पॉइंट है डीम्ड ओनर के, मैं ये कंप्लीट कर लूँ। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, क्योंकि आप थक गए तो आप तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट
The holder of an impartable estate shall be deemed to be the individual owner of all properties comprised in the estate. The impartable estate, as the word itself suggests, is a property which is not legally divisible. Suppose एक कोई प्रॉपर्टी है, उसे लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता, 2-3 ओनर है, हमें नहीं पता कि उसमें कौन कितना ओनर है, लेकिन मिस्टर ए उसको होल्ड कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 होल्डर हैं, लेकिन कौन कितना परसेंटेज ओनर है पता नहीं, लेकिन उसको होल्ड करें मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बच्चों यहाँ पर एक सिचुएशन है, कई बार क्या होता है कि आप एक घर खरीदते हैं एक सोसाइटी में, और वो घर आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होता है, वो घर सोसाइटी के नाम ही रहता है, बस आप उस सोसाइटी में मेंबर बन जाते हैं, इसलिए वो घर आपको अलॉट हो जाता है और आप उस घर के ओनर बन जाते हैं। तो लीगल ओनर तो आप नहीं हुए, एक्चुअल ओनर तो आप ही हैं। तो यहाँ लिखा है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसमें मेंबर होने की वजह से आपका कोई घर है, तो हम आपको ही डीम्ड ओनर मानेंगे। ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहाँ पर बिल्डिंग अलॉट हुई है क्योंकि आपने उसमें आप उसके मेंबर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ही ओनर माना जाएगा और आपकी इनकम निकाली जाएगी। Person in possession of a property, a person who is allowed to take and retain the possession of any building or land or part thereof in part performance or contract। यहाँ पर सेक्शन 53 ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, आपने किसी से घर खरीदा, आपको घर की चाबी मिल गई, आपने पैसा दे दिया, आप उस घर में रहने लग गए, बस लीगली अभी वो आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ घर। तो लीगल ओनर कौन है? जिसने आपको माल घर बेचा है, लेकिन एक्चुअल ओनर तो आप हैं, क्योंकि चाबी आपके पास है, पोजीशन आपके पास है, पेमेंट आप कर चुके हैं। तो लीगल ओनर आप नहीं है, लेकिन एक्चुअल ओनर तो आप ही है। तो यहाँ पर ये बोला गया लीगल ओनर को ना देखते हुए एक्चुअल देखेंगे हम। इसलिए यहाँ पर लिखा है दिस वुड कवर द केसेस पोजीशन आपको मिल गई, बायर को मिल गई, पेमेंट हो गई है, बस एक फाइनली रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर नहीं हुआ है। तो हुआ ये, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स से इन्होंने एक घर खरीदा, हाउस परचेज किया है, चाबी इनको मिल चुकी है, पोजीशन इनको मिल चुका है, ये कैश की पेमेंट कर चुके हैं, बस अभी रजिस्ट्रेशन मिस्टर ए के नाम पर नहीं हुआ, लीगली वो ओनर नहीं हुए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर ए को ही ओनर मानेगा। पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। अगर आपने किसी से लीज पर 12 साल से कम पीरियड नहीं होना चाहिए, 12 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए लीज पर कोई एसेट लिए, तो आपको ही ओनर माना जाएगा। तो ए पर्सन हु एक्वायर्ड एनी राइट इन और विद रेस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ बाय ट्रांजैक्शन refer to section this by way of lease for not less than 12 years shall be deemed to be the owner of building or part thereof. This will not cover the case where any right by way of lease is acquired from month to month basis or a period not exceeding 1 year। बच्चों, अगर आपका लीज रिन्यूअल 1 ईयर होता है, तो यहाँ पर है मंथ टू मंथ और ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो अगर 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लीज एग्रीमेंट है और 12 साल से ज्यादा का है, तो आपने लीज पर लिया, आप ही डीम्ड ओनर माना जाएंगे, लेकिन 1 साल से कम पीरियड है तो आप फिर डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये सीखा ओनर क्या होता है और डीम्ड ओनर क्या होता है, कुछ बेसिक बातें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम और बेसिक बातें पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसका थ्योरी बेस हमें सीखना जरूरी है। तो अभी तक हमने बेसिक बातें कुछ सीखी इस चैप्टर के लिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बातें लेकर आऊँगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और हमें विश्वास रखने के लिए। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो सही, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसा कब कब होगा वो समझते हैं। When income from house property is not charged to tax. In the following cases, income from property is not charged to tax. कुछ ऐसी सिचुएशन है जब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स, चार्ज टू टैक्स नहीं होंगी। नंबर 1 है फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड और ऑक्यूपाइड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड प्रोवाइडेड
दैट द बिल्डिंग इज इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इट इज यूज टू ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। इट मीन्स अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है, आप एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, और एग्रीकल्चर वर्क के केस में फार्म हाउस यूज होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए, क्रॉप रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो अगर वो एग्रीकल्चर फार्म हाउस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो फ्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम फ्री होती है। प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है उसकी इनकम टैक्सेबल होती है। कहाँ पर? बिजनेस की इनकम में। अगर ये आपका अपना घर नहीं होता, बिल्डिंग नहीं होती, और बिजनेस करने के लिए आपको रेंटेड लेनी होती, तो आप वहाँ रेंट देते, रेंट देने से आपकी इनकम कम हो जाती, तो टैक्स वहाँ कम देना पड़ता। अब रेंट नहीं दे रहे हो, तो रेंट नहीं देने की वजह से खर्चा कम हो गया और आपका प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिल गया, तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी की जगह बिजनेस इनकम में टैक्स मिल गया, इसलिए आपको माफ किया गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो आपका फ्री है, उसकी वैल्यू नील लेंगे, नील। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, एक अगर कोई पुराना राजा महाराजा है उसका एक महल फ्री है, ठीक है, वन पैलेस, एक महल फ्री है पुराने राजा महाराजा एक्स रूलर का, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, कोई नगर निगम है उनके पास कोई घर है तो वो फ्री है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, वो भी फ्री है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल, वो भी फ्री है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जैसे आपका स्कूल्स वगैरह है उनकी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन भी फ्री है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस की है उनकी भी फ्री है। और पॉलिटिकल पार्टी कैसे बच जाएगी? जब सबका फ्री है तो पॉलिटिकल पार्टी तो सबसे पहले अपना फ्री भी कराएगी, क्योंकि कानून बनाने वाले वही तो हैं, तो इन सब के लिए फ्री है। बच्चों, इनकम कैसे निकाली जाएगी? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये निकालना हम सीखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है? तो सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे, और इसमें से हम माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, लोकल अथॉरिटी आपके ऊपर हाउस टैक्स लगाती है, ये वो है म्यूनिसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, पेड बाय ओनर, यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड, क्योंकि यहाँ पर अगर ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ तो लेस नहीं होगा, और अगर 2 साल का इस साल दिया तो 2 साल का लेस होगा, तो ये ड्यू नहीं, पेमेंट बेसिस पर लेस होता है। फिर ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड लेस कर देंगे, और यहाँ पर ओनर ने पेमेंट करना है तो ही लेस होगा, अगर टेनेंट ने पेमेंट करा है तो लेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करके एनुअल वैल्यू आ जाएगी, इसमें से डिडक्शन लेस होगी सेक्शन 24, एक है सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे बच्चों वहाँ पर थी हमारी हाउस सैलरी की इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन थी ना 50,000, यहाँ पर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, तो जितनी भी एनुअल वैल्यू है उसका 30%, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने लोन लिया उस प्रॉपर्टी बनाने के लिए या उसे खरीदने के लिए, तो उस पर लोन पर इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा इस साल का भी, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन लेस हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट हम लोन जो दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन हमारे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस या परचेस या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर द रेजिडेंट एसएससी। अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट होना चाहिए तो उसकी इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। सपोज आपने किसी से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करें और उस पर टीडीएस बनता है आपका काटना, लेकिन आपने कट नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट नहीं मिलेगी, टीडीएस काटना जरूरी है। तो बच्चों अब हमें सीखना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगी,
और फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। अब सीखते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने सीखा था ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू, तो हमें इस पूरे चैप्टर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना ही सीखना है बच्चों। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के जो अलग अलग केसेस हैं वो हम लोगों को सीखने हैं, अलग अलग केसेस कैसे निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले केस नंबर 1 देख रहे हैं, जहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम निकालना चाहते हैं जो पूरे साल के लिए हमने लेट आउट कर रखा है। मतलब ये बहुत ही सिंपल केस है। हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक घर है जिसको हमने पूरे 12 महीने के लिए किराए पर दिया हुआ है, तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा दो चीजों को। वो दो चीजें क्या है, फर्स्ट है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू होती है नगर निगम की, म्युनिसिपैलिटी की वैल्यू जिस हिसाब से वो हाउस टैक्स लगाते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी हमारे घर की एक वैल्यूशन करती है कि क्या इसकी रेंटल वैल्यू होनी चाहिए एक साल की, उसे म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, म्युनिसिपल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी या हमें ऐसा दे रखा होगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हमने 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्सेस बता रखे होंगे, तो वहां से हम म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा है फेयर रेंटल वैल्यू। अब ये फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है ऐसा किराया, ऐसी रेंटल वैल्यू जो कायदे से इस घर को सेम टाइप की लोकेलिटी में, सेम टाइप का घर, सेम एरिया का घर अगर किराए पे दिया जाए तो कायदे से कितने का किराया होना चाहिए, वो रेंटल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंटल वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट घर को कायदे से कितने रुपए में किराए पर देना चाहिए। तो म्यूनिसपैलिटी के हिसाब से और वैसे एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से जो भी ज़्यादा अमाउंट है वो लेंगे सबसे पहले, फिर इसे सी पॉइंट बोल देंगे, फिर डी पॉइंट में स्टैंडर्ड रेंट लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट किसे कहते हैं, कहीं कहीं रेंट कंट्रोल एक्ट है कि कहीं ऐसा ना हो एक्सप्लॉयटेशन हो टेनेंट का और ओनर एक लिमिट से ज़्यादा किराया ले। तो जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेंट है, मतलब मैक्सिमम रेंट, इससे ऊपर का किराया एम्प्लॉयर नहीं, हाउस ओनर नहीं ले सकता है। तो जब गवर्नमेंट खुद अपने मुंह से कह रही है कि भैया ये स्टैंडर्ड रेंट है, इससे ज़्यादा का किराया नहीं होना चाहिए, तो आप म्युनिसिपल वैल्यू या फिर रेंटल वैल्यू के बेस पर उससे ज़्यादा अमाउंट पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड रेंट को लेकर जो भी अमाउंट COD में से कम होगी वो लेंगे, विच एवर इज लोअर। यहाँ विच एवर इज हायर था, यहाँ विच एवर इज लोअर है। अब हम इसे जो आया निकल कर इसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, कि कायदे से किराया कितना मिलना चाहिए आपको। अब हम इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो भी ज़्यादा है वो आपके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है, हमें फेयर रेंटल वैल्यू लेनी है, जो भी ज़्यादा हो वो लेना है। मान लेते 10,000 है, 8,000 है, तो दोनों में से ज़्यादा क्या है 10,000, तो 10,000 हो गया। फिर इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लिया 9,000 है, तो दोनों में से जो भी कम है विच एवर इज लोअर, तो 9,000 लेंगे, इसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। मान लिया एक्चुअल रेंट 9,100 है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9,100 हो जाएगी। और अगर एक्चुअल रेंट 8,900 है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9,000 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो लेना है। तो उम्मीद है आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना आया होगा। अभी हम हर क्वेश्चन में करेंगे तो आ जाएगा, अगर आपको अभी नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम कितने सारे केस में अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। हमसे बोला है एनुअल वैल्यू निकालिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं, एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर लेस कर देंगे तो एनुअल वैल्यू आती है। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो भी ज़्यादा हो, फेयर रेंटल वैल्यू 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू 11,000, विच एवर इज हायर, तो क्या ज़्यादा है 11,000।
फिर इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, whichever is लोअर, इसमें एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं इसे, तो ये हो गया 11,000। फिर इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट इज 13,000। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई 13,000। विच एवर इज लेना है माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, और म्यूनिसिपल टैक्सेस है 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है 11,000, तो 11,000 का 10% 1100, तो आ गया 11,900। ये आ गई एनुअल वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके सारे घर की एनुअल वैल्यू निकाल कर फिर चेक करना है कि ठीक निकली या नहीं निकली। तो मैं तो सीधा सीधा ऐसे ही सबको करना है। फेयर रेंटल वैल्यू 13,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000, जो भी ज़्यादा हो 13,000, स्टैंडर्ड रेंट 11,000, जो भी कम हो 11,000, एक्चुअल रेंट 10,000, जो भी ज़्यादा हो 11,000। तो एक्चुअल रेंट तो आपके हाथ में आया 10,000, लेकिन आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 11,000 है। इसलिए हमने शुरू में ही बोला था इस चैप्टर में कि हम नोशनल इनकम को निकालेंगे। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 12,000 का 10% 1,200, तो ये अमाउंट आ गई 9,800। थर्ड हाउस 12,000 11,000, दोनों में से ज़्यादा है 12,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो, उसके बाद एक्चुअल रेंट जो भी ज़्यादा हो, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% 13,900। फोर्थ हाउस 14,000 19,000, ज़्यादा हो 19,000, फिर 25,000, जो भी कम हो 19,000, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 1,900, 17,100, एक मिनट, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, और एक्चुअल रेंट है 17,000, जो भी ज़्यादा हो। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे, 17,100। फिफ्थ हाउस 19,000 28,000, तो 28,000, और स्टैंडर्ड रेंट है 17,000, तो दोनों में से जो भी कम हो 17,000। एक्चुअल रेंट 22,000, जो भी ज़्यादा हो 22,000, 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का म्यूनिसिपल टैक्सेस 19,200। हाउस नंबर 6 25,000 29,000, तो 29,000, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो 29,000 ही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, और एक्चुअल रेंट है 14,000, तो 29,000, और म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% 26,100। तो बच्चों हमने सीखा कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है जो लेट आउट की हुई है 80,000 पर मंथ पर। फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बता रखा है। तो एक बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे बेसिक छोटी छोटी बातें बता रखी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, हेडिंग डालनी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है वो डाल देंगे। अब हमें सबसे पहले लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
और ये वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू 70,000 पर मंथ है, मैं पर मंथ का निकाल रहा हूँ। पे रेंटल वैल्यू 90,000 पर मंथ है, जो भी ज़्यादा हो। स्टैंडर्ड रेंट 81,000 पर मंथ है, जो भी कम हो उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। एक्चुअल रेंट 80,000 पर मंथ, जो भी ज़्यादा हो तो ये GAV आ गया। 80,000 जो भी ज़्यादा हो 81,000 हमारा GAV आ गया। तो 81,000 इंटू 12 हमारा आ जाएगा 9,72,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे ओनर ने दिया है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस 60,000 दे दिए, तो हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा 9,12,000। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, $2,73,600। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000। $5,88,400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। म्युनिसिपल लोकल टैक्सेस के लिए लगाती है। फेयर रेंटल वैल्यू मैंने बताया आपको कि जो हमारा रेंटल होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम एक्चुअल रेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है जिस पे हमारा घर हमें किराए पर दिया हुआ है, जिस पर जो पैसा हमें मिलता है। लेकिन कौन सा पैसा, कई बार हम बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ का भी पैसा लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि एक्चुअल रेंट गलत हो गया तो चांसेस होते हैं पूरा क्वेश्चन ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का क्या मतलब है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी थ्रू दो दिस इज नॉट द ओनली डिसीजिव फैक्टर। और बहुत सारी चीज़ें होती है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, अकेला ये नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एक्चुअल रेंट कुड बी डिपेंडेंट अपॉन वेरियस कंसिडरेशन, बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड हो सकता है। There could be circumstances where the owner agrees to bear certain obligation of tenant, that is the water and electricity bill of the tenant may be payable by the owner। तो कई बार क्या होता है कि ओनर टेनेंट से कहता है चलो आप ये भी मत दो, ये भी मत दो, ये भी मैं दे दूंगा, ये टैक्स भी मैं दे दूंगा, जो कायदे से टेनेंट को देने चाहिए लेकिन ओनर दे रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओनर को जो रेंट मिल रहा है उसमें ये टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, तभी तो ओनर मान रहा है, वरना क्यों मानता वो? तो ओनर ने पहले ही किराया बढ़ाकर बताया होगा। तो जो रेंटल वैल्यू है उसके अंदर ये टैक्सेस वगैरह भी हैं, तो इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हाउस प्रॉपर्टी और लैंड देयर जो बिल्डिंग है एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, उसी की वैल्यू निकालनी है, अदर फैसिलिटीज की वैल्यू नहीं निकालनी। In this case, the de facto rent, that is what should have been the actual rent, will be calculated by deducting from the rent received or receivable the amount spent by the owner on meeting the obligation of water and electricity bill of the tenant, as we have to tax rent from house property under this head and note the amount recovered from other services provided in the nature of electricity and gas bills। बच्चों, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल का एग्जाम्पल था, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मिस्टर टी है टेनेंट, मिस्टर ओ है ओनर, ठीक है। तो मिस्टर टी ने कहा कि मुझे एक घर चाहिए, और तय आपस में क्या हुआ, रेंट होगा 50,000 पर एनम, एक साल का रेंट है 50,000। मिस्टर टी की ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है। पहले चलो एग्जांपल ये बताता हूँ, जहाँ पर अभी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा। मान लिया ट्रेवल एजेंसी है
मिस्टर ओ मतलब ओनर की, जो घर का ओनर है उसकी ट्रेवल एजेंसी है। मिस्टर टी ने कहा चलो मान लेता हूँ मैं 50,000 रुपये साल का किराया भी दे दूंगा घर का, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बारी टैक्सी में घुमाने देंगे 300 किलोमीटर तक। 300 किलोमीटर तक साल में मैं टैक्सी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मिस्टर ओ मान गए। अब क्यों मान गए? इसका मतलब जो रेंट है कि एक्चुअल में घर के रेंट से ज़्यादा रेंट है, तभी तो वो ये वाला टैक्सी वाला नुकसान लेने के लिए तैयार हो गए। अब मान लिया जो टैक्सी है उसका रेट है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर, 15 रुपए का रेट है, तो 300 इंटू 15, इसका मतलब 4500 रुपीज़ का लॉस हो गया मिस्टर ओ को। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेंट है वो नो डाउट 50,000 है, लेकिन इसमें से हम फैसिलिटी गिवन टू टेनेंट लेस कर दें, और जो वैल्यू बचेगी वो एक्चुअल रेंट आएगा या डिफेक्टो रेंट आएगा। तो इस घर का किराया कायदे से 45,500 है, ना कि 50,000, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खर्चा कर रहा है ओनर टेनेंट के लिए। और जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें एग्जाम्पल था कि कोई बिल वगैरह की पेमेंट दे दे ओनर, जो कायदे से टेनेंट को देना चाहिए। On the other hand, if any obligation water electricity bill of the owner is made by tenant, the de facto rent will be computed by adding to the rent received or receivable। यहाँ पर उल्टा केस होता है। उल्टा केस कैसे होता है जो मैं पहले बताने वाला था। मान लिया मिस्टर ओ है और मिस्टर टी है, ठीक है। तो मिस्टर ओ का घर है, ये ओनर है। तो एक घर है इनके पास, कायदे से उस घर का किराया होना चाहिए 54,500। तो मिस्टर ओ ने कहा मिस्टर टी से कि 54,500 किराया है, लेकिन मिस्टर टी ने कहा नहीं, 50,000 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता आपको। मिस्टर ओ ने कहा भैया 54,500 इससे कम नहीं लूंगा। मिस्टर टी मतलब टेनेंट, जो एक्सपेक्टेड टेनेंट है, उसने कहा भैया मैं 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। ओनर ने कहा चलो बताओ करते क्या हो। इसने कहा मेरी टूर एंड ट्रेवल है। तो इसने कहा चल ठीक है घर तो ले ले, लेकिन मुझे 300 किलोमीटर टैक्सी चाहिए साल में एक बार, वंस इन ए ईयर। टी ने कहा चलो ठीक है मान गया मैं। तो अब कायदे से देखा जाए तो घर का किराया 50,000 प्लस ये टैक्सी का 4,500, तो 54,500 है। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर कोई टेनेंट बेनिफिट दे रहा है ओनर को तो ये रेंटल में ऐड हो जाएगा, और अगर ओनर बेनिफिट दे रहा है टेनेंट को तो रेंट में से लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। It may, however, be observed that the municipal taxes of the house property are to be borne by occupier, who is in the case of let out properties tenant। तो ये कह रहे हैं कायदे से टेनेंट को ही म्यूनिसिपल टैक्सेस देने चाहिए। अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस टेनेंट दे रहा तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर ओनर दे रहा है, इसलिए हम एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर लेस करते हैं, क्योंकि कायदे से वो टेनेंट को देना चाहिए। अब ओनर दे रहा है तो इसका मतलब उसकी इनकम कम हो रही है, उसको किराया कम मिल रहा है, क्योंकि जेब से कुछ पैसा जा रहा है उसकी। Therefore, if such municipal taxes are borne by the tenant, the rent receipt or receivable should not be increased or to calculate the de facto। अगर therefore if the such municipal taxes are borne by the tenant, मतलब वो खुद बियर कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। Further, where repair expenses are borne by tenant, the repair received or receivable should not be increased to de facto rent। क्यों? क्योंकि जो रिपेयर है कायदे से रिपेयर का जिम्मा भी टेनेंट का ही है, उसे ही रिपेयर मेंटेनेंस करानी चाहिए। Any security deposit received from the tenant is a capital receipt and thus it cannot be treated as an income। Further, while determining the actual rent, no notional interest will be considered। बच्चों सपोज ओनर ने 50,000 रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है, तो वो एक कैपिटल नेचर की रिसीट है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का भी यूज नहीं होगा। इंटरेस्ट नोशनल एक्चुअल कुछ भी है वो नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल रेंट रिसीट और रिसीवेबल क्या होता है,
एनी अदर बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट प्लस हो जाएगा, लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस और रिपेयर प्लस नहीं होंगे क्योंकि टेनेंट ने पेमेंट करा है तो उसे ही करना चाहिए। एनी अदर बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू टेनेंट वो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसकी इनकम कम हो रही है, इसका मतलब। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर बी है और वो ओनर है इस घर का। Mr. B is the owner of house in Delhi which is let out on monthly rent of 8,000। तो मिस्टर बी एक घर का ओनर है दिल्ली में और उसने मंथली रेंट 8,000 पर ये घर किराए पर दिया है। He paid 2,000 for insurance, 3,000 for ground rent, 1,000 for repair, 500 for lift maintenance, 800 for stairs and 1,200 for gardener। हमें एक्चुअल रेंट निकालना है। बच्चों आप ये बताइए कि हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो कैसे निकलना चाहिए। सबसे पहले तो एनुअल रेंट देखते हैं कितना है, 8,000 इंटू 12 तो 96,000 हो गया। ठीक है, अब ये 96,000 रुपीज हमारा एक साल का रेंट है जो हमें एक्चुअल में अपने टेनेंट से मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देंगे या ऐड करेंगे। क्या सिचुएशन है, उसने मिस्टर बी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और उन्होंने जो ओनर ने पेमेंट करा है इंश्योरेंस का दिया है पेमेंट 2,000 रुपये। तो इंश्योरेंस तो ओनर को ही देने होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हमने म्युनिसिपल टैक्सेस और रिपेयर विल पेड बाय टेनेंट विल नॉट बी एडेड। कोई भी एनी अदर बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट, तो उसमें हमें बता रखा है। तो 96,000 रुपीज हो गया हमारा। अब ग्राउंड रेंट ओनर ने दिया है उसे ही देना चाहिए, हमारा एक्सपेंस है। और 1,000 रुपीज रिपेयर का दिया है। तो बच्चों ये रिपेयर के मामले में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। रिपेयर ओनर का भी हो सकता है और टेनेंट का भी हो सकता है। तो रिपेयर के लिए अगर कुछ नहीं कहा हो तो आप इग्नोर कर दीजिए। लिफ्ट मेंटेनेंस, लिफ्ट मेंटेनेंस बच्चों लिफ्ट कौन यूज कर रहा है, टेनेंट, तो उसे ही देना चाहिए, लेकिन दे रहा है एम्प्लॉयर, इसका मतलब उससे बेनिफिट कम हो रहा है। उसकी जेब में 96,000 माइनस 500 आ रहे हैं। और लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स, बच्चों स्टेयर्स की लाइटिंग का खर्चा किसे करना चाहिए, जो रहता है। और कौन रहता है, टेनेंट, तो 800 रुपये उसे ही खर्च करने चाहिए। गार्डनर, बच्चों फूलों की खुशबू कौन ले रहा है, फूलों की खुशबू कौन ले रहा है, टेनेंट, तो किसे लेस करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए टेनेंट को, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, ओनर। इसका मतलब ओनर कुछ ऐसा है, ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट इज पेड बाय ओनर विल बी डिडक्टेड, आप ये कह सकते हैं। तो 96,000 माइनस 500 माइनस 800 माइनस 1,200 93,500 ये हमारा एक्चुअल रेंट आ जाएगा जो घर का किराया है। इसका मतलब जो 96,000 मिला है उसमें उन्होंने पहले से ही कंसीडर कर लिया होगा कि लिफ्ट का खर्चा जो हम देंगे, लाइटिंग और गार्डनर, ये खर्चा हमारा काट के ही हमारी जेब में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोजिट रेंट का है या इसी में देख लें। चलो इसी में देख लेते हैं क्या होता है कंपोजिट रेंट। In certain cases, the owner charges rent from the tenant not only on account of rent for the house property but also on account of various facility services। जो यही अभी अभी हमने करा इसी से रिलेटेड है बच्चों ये। तो जो सच ये ऐसा रेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सच रेंट इज नोन एज कंपोजिट रेंट। द सेड कंपोजिट रेंट, दो कैटेगरी है, कंपोजिट रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड फॉर वेरियस फैसिलिटी like lift, gas, water, electricity, watch, ward, air conditioning, etc.
In this case, such composite rent would be split up and the portion of rent attributable to the letting of premises shall be assessable as income from house property. यहाँ साफ साफ बता रखा है कि जो घर का किराया केवल वही टैक्सेबल होगा, जो फालतू की चीजें वो नहीं होगी. The other portion of the composite rent received for rendering facility or services shall be accessible under the. अगर यहाँ पर बात हो रखी है कि अगर ओनर और कुछ पैसा ले रहा है अपने टेनेंट से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. यहाँ पर केवल क्या टैक्सेबल होगा? केवल घर का किराया. कंपोजिट रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड द हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी प्लांट. मान लिया इन्होंने केवल बिल्डिंग नहीं दी किराए पर, इन्होंने बिल्डिंग के साथ मशीनरी प्लांट बहुत सारी चीजें दे दी और एक साथ पैसा मिला है. In this case, if the letting of the property is separable from the letting of other asset, then portion of the rent related to premises shall be taxable under the house property. बिल्कुल सही बात है. इन्होंने कहा अगर आपको जो भी रेंट मिला है, अगर आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेंट घर का है और कौन सा रेंट मशीनरी का है, तो जो घर का रेंट है वही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और बाकी का पोर्शन अदर बिजनेस प्रोफेशन या अदर इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ द लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज इनसेपरेबल, अगर आपने किराए पर दिया है 1 साल लेकिन आप अलग अलग नहीं कर सकते, अदर एसेट मशीनरी फर्नीचर का किराया कितना है, तो ये या तो बिजनेस में आएगा या अदर सोर्सेज में आएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन. 5 हाउसेज हैं और हमें हर एक में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है. तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, जल्दी से बताओ. सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रेंटल वैल्यू. जो भी ज़्यादा हो 1,20,000, 1,50,000. जो भी ज़्यादा हो तो 150. फिर लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000. whichever is lower 1,08,000. इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट. और फिर क्या करते हैं? फिर इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं 1,80,000 whichever is higher. और वो क्या आता है? GAV. तो GAV कितना आ गया फर्स्ट हाउस का? 1,80,000. सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं. 2,40,000, 2,40,000, 240. स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो वो जीरो हो गया. स्टैंडर्ड रेंट जीरो नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो वो नहीं है. इसका मतलब कि उसे इग्नोर करना है. और 2,10,000, 240 जो भी ज़्यादा हो, 2,40,000. हाउस 3 1,10,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 1,14,000 फेयर रेंटल वैल्यू. जो भी ज़्यादा हो 1,14,000. और स्टैंडर्ड रेंट 1,44,000. जो भी कम हो 1,14,000. फिर एक्चुअल रेंट जो भी ज़्यादा हो तो GAV आ जाएगा 1,20,000. हाउस नंबर 4 90,000 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू 84,000. जो भी ज़्यादा हो 84,000. स्टैंडर्ड रेंट नहीं है 84,000. एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट 1,08,000. ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो 1,08,000 ले लेंगे. म्युनिसिपल वैल्यू 75,000. रेंटल वैल्यू 80,000. जो भी ज़्यादा हो, और 78 स्टैंडर्ड जो भी कम हो तो एक्सपेक्टेड रेंट 78 और एक्चुअल रेंट 72. तो दोनों में से जो भी ज़्यादा हो तो 78,000. तो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल. मिसिस एक्स हैं, इन्होंने घर किराए पर दिया 62,000 पर मंथ. म्युनिसिपल वैल्यू, रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट दिया है. सबसे पहले GAV निकालते हैं.
तो एग्जाम में आपको क्या हेडिंग डालनी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इसमें टैक्स पूछा, पहले टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, उसके बाद में टैक्स निकालेंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो आप डाल देंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूरा लिखेंगे, मैं आपको GAV लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना है आपको, और वर्किंग नोट में आप इसे निकाल देंगे। GAV कैसे निकाली है, तो म्यूनिसिपल वैल्यूशन है 72,000 पर मंथ, सब पर मंथ में ले रहे हैं हम। फिर रेंटल वैल्यू इज 90,000, तो जो भी ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो तो उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। एक्चुअल रेंट जो भी ज़्यादा हो तो GAV आता है 90,000 पर मंथ, तो GAV हो गया 90,000 इंटू 12, $10,80,000। अब इसमें से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो 40,000 की पेमेंट हुई है, तो 10,40,000 आ जाएगा एनुअल वैल्यू, और इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ 10,40,000, 3,12,000, और हमें बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है 60,000, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम बोल दें, क्योंकि और किसी हेड की इनकम तो हमें बता नहीं रखी। 6,68,000, इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, वो भी हमें नहीं बता रखा है कुछ भी, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी इनकी 6,68,000। अब ये 60 इयर्स की एज असेसमेंट ईयर में इनकी जाकर के हो रही है 1 अप्रैल को, प्रीवियस ईयर में नहीं हुई है, तो प्रीवियस ईयर में नहीं हुई है तो इन पे नॉर्मल टैक्स रेट लग जाएगा अप टू 250 nil। नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 1,68,000 20%, $46,100, 4% health and education cess 1,844, 46,100 plus 1,844 47,944, और सेक्शन 288B में इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 47,940, तो जो इनका टैक्स पेबल है वो है 47,940। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स ओनर है बिग हाउस के, जो लेट आउट कर रखा है 20,000 पर मंथ में, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, हमें NAV निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू 15,000 पर मंथ, फेयर रेंटल वैल्यू 21,000 पर मंथ,
whichever is higher 21,000 per month. Standard rent 18,000 per month, whichever is less उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, 18,000 पर मंथ. इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं 20,000 पर मंथ. जो भी ज़्यादा हो वो GAV होती है. 20,000 पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा तो 2,40,000 आ जाएगी हमारी GAV. इसमें से लेस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000. हमारा एनुअल वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 2,35,000. इसमें से लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%. 2,35,000 का 30% 70,500. इसमें क्या नेट एनुअल वैल्यू ही हमसे पूछा है तो डिडक्शन की जरूरत नहीं है. तो नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू एक ही बात है. ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है और ये नेट एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है. तो क्वेश्चन में हमसे एनुअल वैल्यू पूछा था जो है 2,35,000. क्वेश्चन नंबर 5. एक्स के पास 3 हाउस हैं दिल्ली में और हमें बता रखा है फर्स्ट हाउस के लिए कि उसमें 2 यूनिट है, मतलब 2 फ्लोर हैं अलग अलग, और हमें निकालना है एनुअल वैल्यू. तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस की एनुअल वैल्यू निकालते हैं. तो इसके लिए हमें दे रखा म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000, फिर रेंटल वैल्यू 1,50,000, जो भी ज़्यादा हो 1,50,000, और फिर है स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000, जो भी कम हो. एक्सपेक्टेड रेंट आता है 1,30,000. एक्चुअल रेंट लेते हैं. एक्चुअल रेंट है 70,000 पर यूनिट और 2 यूनिट है, इसका मतलब रेंट है 1,40,000. तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 1,40,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इसमें से हमें एनुअल वैल्यू निकालना है तो इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएगा और म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू है नॉट पेड और जो पेमेंट होता है वही लेस होता है. तो एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू आ गया 1,40,000. अब हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं. सेकेंड हाउस है म्युनिसिपल वैल्यू 72,000 और फिर रेंटल वैल्यू 75, जो भी ज़्यादा हो 75,000. स्टैंडर्ड रेंट 80, जो भी कम हो 75,000 और एक्चुअल रेंट है 84,000, जो भी ज़्यादा हो 84,000. 8,000 पेड तो माइनस हो जाएगा 8,000, 76,000 आ जाएगा. थर्ड हाउस म्युनिसिपल वैल्यू 3 यूनिट है, इसमें म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फिर रेंटल वैल्यू 75,000, जो भी ज़्यादा हो. स्टैंडर्ड रेंट 72,000, जो भी कम हो, और 21,000 इंटू 3 63,000, जो भी ज़्यादा हो. 60,000 रुपीज़ हमने पेमेंट करा टैक्सेस का. 12,000 हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी. अगर ये म्युनिसिपल टैक्सेस 72,000 से ज़्यादा होता तो नेगेटिव में भी आ सकते थे.